राहुल गांधी जी की तुला राशि है, तो राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से जो राशि है उस हिसाब से उनकी कुंडली को यदि देखा जाए तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं? उनकी कुंडली में ऐसा योग है। तो ग्वालियर में श्रीमद ज्योतिष सिंधिया जी का भविष्य क्या है? आपका ज्योतिष उनका भविष्य की रूप में किस प्रकार की भविष्यवाणी करता है? उनका फ्यूचर क्या है? कितने साल और लगेंगे कांग्रेस की सरकार बनने में? कितना समय और लगेगा अभी, क्या लगता है? तो क्या मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग है क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्या योगी जी या कोई अन्य चेहरा पीएम बनेगा? नरोत्तम मिश्रा जी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है, अब देखते हैं इसमें सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल। अगला सवाल करना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे, ये मुझे लगता है तीखा सवाल है। आपने दूसरों का भविष्य आप तैयार करते हैं, आपने अपना भविष्य तैयार किया अगले 20 साल का? आपकी जन अदालत भी से मैं हूँ राजा भैया पाल, मैं इस समय ग्वालियर में हूँ। ग्वालियर में आज ग्वालियर चंबल संभाग की ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि हम ही नहीं बल्कि पूरा ग्वालियर चंबल उन्हें पहचानता है। उनके ज्योतिषाचार, उनकी भविष्यवाणियों को लेकर लगातार वो सुर्खियों में रहती है, लगातार उनकी इश्तिहार अखबारों में, टीवी चैनल पर वो लगातार प्रसारित होते रहते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिल भारतीय भविष्य मंथन के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र गुरुजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य है। और आज हम तमाम भविष्य पर बात करेंगे 2026 को लेकर, और आगामी राजनेताओं की भविष्य पर भी गणित पर चर्चा होगी कि कैसा होगा उनका भविष्य, और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपकी जन अदालत मीट के आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी। पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आप पहचाने जाते हैं भविष्य मंथन के लिए, आज आपकी पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं, आप लोगों की जन्म कुंडली से लेकर उनका पूरा जीवन एक पुस्तक में उतार देते हैं। आज इस पर आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में पत्रकारिता की फील्ड में गया, अधिमान्य पत्रकार भी रहा, कई जगह अखबारों में रिपोर्टिंग की, मैगजीन में रिपोर्टिंग की। उसके बाद में राजनीति में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, प्रदेश स्तर पर मेंदला जी के साथ में काम किया, उनकी पार्टी में रहा, और 2004 में बीजेपी में उनके साथ ही शामिल हो गया था, अटल जी के साथ से, अटल जी के समक्ष। और बीच बीच में मैं कांग्रेस के पर्यावरण सेल का प्रदेश का संयोजक रहा, भारतीय जनता पार्टी के पशुपालक प्रकोष्ठ का सह संयोजक रहा प्रदेश का, मेला कमेटी का सदस्य रहा, ट्रेड क्रॉस कमेटी का सदस्य रहा, साइंस कॉलेज जन भागीदारी समिति का सदस्य रहा, और शांति समिति का सदस्य रहा। अर्जुन सिंह जी के टाइम में मैं मध्य प्रदेश दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य रहा, विश्व की कार्यक्रम कमेटी का सदस्य रहा, और डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का केंद्र सरकार का मैं सदस्य रहा। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से राशियों की बात चल रही है, ऑडियंस का सवाल है, राहुल गांधी जी की तुला राशि है, तो राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से जो राशि है उस हिसाब से उनकी कुंडली को यदि देखा जाए तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती है? उनकी कुंडली में ऐसा योग है? राशियों का कोई इतना निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में क्या होगा। गरीब की राशि वही होती है, अमीर की राशि वही होती है। और जहां तक आपने तुला राशि की बात की, आप रामायण काल में जाइए, त्रेता युग, राम की राशि तुला थी और रावण की राशि तुला थी। राम ने रावण को मार दिया। अब बताइए, एक राशि का फल एक को अच्छा मिल रहा है, उसी दिन उस राशि का फल दूसरे को बुरा मिल रहा है। कर्मों के ऊपर होता है, व्यक्ति की जन्म पत्री के आधार पर भाग्य का निर्धारण होता है, उसके आधार पर होता है। और जहां तक आपने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी के बारे में मैं 2012 से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ग्वालियर हलचल में मेरी भविष्यवाणी कई बार छपी, यूट्यूब चैनल पे भी आई हुई। ये राहुल गांधी भारत की राजनीति के लिए मिसमैच है, अनफिट है। जबरदस्ती इनको गांधी परिवार द्वारा थोपा जा रहा है हाईकमान बना के। और जब से राहुल गांधी ने नेतृत्व कांग्रेस का संभाला है 2014 से, तब से कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही है। और कांग्रेस आजाद भारत के 1952 के चुनाव से लेके अभी तक 75 साल में सबसे ज्यादा नीचे स्तर पर लोकसभा में है, और देश के 1-2 राज्यों में सिमट के रह रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो राहुल गांधी जी की कुंडली में कभी प्रधानमंत्री योग नहीं बनेगा? राहुल गांधी की जन्म पत्री में तो शादी का योग भी नहीं है। राहुल गांधी की जन्म पत्री में प्रधानमंत्री बनने का कोई योग नहीं है। राहुल गांधी की जन्म पत्री में सफल होने का राजनीति में कोई योग नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हारते जा रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है, कांग्रेस की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के मोहताज हो गई है, क्षेत्रीय दलों की पिछड़ोगी बन के रह रही है कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त होकर नया नेतृत्व, नया एक संगठन तैयार करना चाहिए। और एक नेता की जगह पर कम से कम कभी वो 20-25 लोगों की एक कमेटी कैसी बने जिनका जनाधार हो, जनता में पकड़ हो। अभी राहुल गांधी के पास ऐसे सलाहकार हैं जिनको जनता की कोई पकड़ नहीं है, कोई नौली नहीं।
तो ग्वालियर में श्रीमद ज्योति सिंधिया जी का भविष्य क्या है? आपका ज्योतिष उनके भविष्य की रूप में किस प्रकार की भविष्यवाणी करता है? उनका फ्यूचर क्या है? ये 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी। भगवान इनको लंबी आयु दे, दीर्घायु बने, स्वस्थ रहें और राजनीति में काम करें। लेकिन जहां तक मैं अपना ज्योतिष आकलन और इनके इतिहास देख के बता रहा हूँ कि इनकी राजनीतिक जीवन तो छोड़िए, इनका जीवन भी कितना लंबा होगा ये ईश्वर जानता है, क्योंकि ये अपने इतिहास, जो इनका पारिवारिक इतिहास रहा है, उसकी जो औसत आयु है लगभग उसके पास पहुंच चुकी है जी। इसलिए इनका मुझे बहुत लंबा राजनीतिक जीवन इनका मुझे नजर नहीं आता। जितना इनको मिलना चाहिए था उतना इनको नहीं छू। अगला सवाल करना चाहेंगे आपकी जन अदालत न्यूज की पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य अभी बहुत उज्जवल नहीं है। तो कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर है। कांग्रेस में बड़े स्तर के राजनेता रहे नहीं, रणनीतिकार रहे नहीं, जमीन पे आधार वाले, जनाधार वाले नेता रहे नहीं। दो लोकप्रिय नेता थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। ये उम्र दराज हो चुकी है और लगभग राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ चुकी है। तो वर्तमान में मुझे युवा चेहरों में एक चेहरा ऐसा नजर आ रहा है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे नाम करेंगे और कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वो चेहरा कौन सा है? वो युवा चेहरा जयवर्धन सिंह के रूप में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर मकर राशि है उनकी, और मकर राशि पर से 7.5 उतर चुकी है पिछले मार्च में। अब शनि का प्रकोप भी खत्म हो गया है और अब उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। युवा चेहरा है, ऊर्जावान है, जोशीले हैं, और एक दिग्विजय सिंह जी का जो बैकग्राउंड है उनके नाम के साथ में, उसका तो उनको लाभ मिलेगी। तो अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितने साल और लगेंगे कांग्रेस की सरकार बनने में? कितना समय और लगेगा अभी, क्या लगता है? देखिए 2029 में 28 में 2028 में विधानसभा चुनाव होना है और 2028 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर जीत के आएगी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। मुख्यमंत्री दूसरा होगा कोई? मुख्यमंत्री दूसरा होगा, बहुत ज्यादा नहीं हो। तो कांग्रेस की सरकार बनने में कितना वक्त और लग जाएगा? कब बनेगी? क्योंकि आप तो 20 साल तक की घोषणा करते हो। और तब करते हैं बात ही सामना हो जिसके बारे में बताना हो। जी समय की भविष्यवाणी थोड़ी करते हैं हम, व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। जी जी। अब राजद पार्टी का पहले कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे। कांग्रेस तो आचार्य जी, जब तक कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं आएगा, जी प्रदेश में नया नेतृत्व डेवलप नहीं होगा, जी, तब तक कांग्रेस की दुर्गति होती रहेगी। मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को आपके पास आ जाना चाहिए कुंडली लेकर के। अब देख क्या जरूरत है जीतू पटवारी को, क्यों आना चाहिए मेरे पास? जीतू पटवारी के पास और भी बहुत सारे ज्योतिषाचार होंगे देखने वाले, लेकिन जीतू पटवारी हो या कोई और नेता हो, जी, उनको वही मिलेगा जो उनके भाग्य में है। भाग्य से ज्यादा मैं थोड़ी किसी को दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी इस बार? निश्चित रूप से जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। जीतू पटवारी को बने हुए लगभग 1 साल हो चुका है। कोई बड़ी सफलता जीतू पटवारी के खाते में नहीं लिखी गई है राजनीतिक रूप से। वो अपने संगठन को ही नहीं बना पाए हैं अभी तक, पार्टी का ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है। और जीतू पटवारी प्रदेश के नेता नहीं है, वो केवल इंदौर तक सीमित है। और अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी राहु विधानसभा से 40,000 से ज्यादा वोटों से पराजित। तो मुझे लगता नहीं है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस रिपीट हो पाएगी, सरकार बना पाएगी। तो क्या मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग्य है क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। तो ये आप किसकी गारंटी के आधार पर कहते हैं कि आपने उनका भविष्य बता दिया कि वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे? तो तुलना के आधार पर कांग्रेस गर्त में है, और जब कांग्रेस गर्त में है, कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, तो जीतू पटवारी कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे? और जीतू पटवारी की जन्म पत्री या उनकी राशि का ऑरा इतना जबरदस्त नहीं है कि उसका उनको मुख्यमंत्री की पद तक ले आके लाभ दिला पाए। अभी जब बात करते हैं ना कि जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह दोनों की राशि है कि मकर राशि, लेकिन जयवर्धन सिंह चुनाव जीते, लगातार जीते, कभी हारे नहीं। और जीतू पटवारी चुनाव एक बार जीते हैं और हारे हैं, उसके बाद 2 बार। तो उनका नहीं है, उनका चुनाव करा। राजनीति में जन्म पत्रिका में ग्रहों की गणना बहुत अच्छी होती है, उस गणना के आधार पर जीतू पटवारी को बनवाने में भी दिग्विजय सिंह जी का योगदान है। जीतू पटवारी इतने बड़े सक्षम नेता कभी नहीं रहे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता, लेकिन सिंधिया जी के जाने के पास कांग्रेस में लीडरशिप का अकाल पड़ गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नेता लोग रहे नहीं है बड़े,
और जो नेता हैं उनकी उम्र दराज हो चुकी है। एक सवाल ले लेते हैं, 2025-26 के राजनीतिक योग क्या कहते हैं? क्या योगी जी या कोई अन्य चेहरा पीएम बनेगा? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2029 तक केंद्र में है, और अभी 24 में चुनाव हुए हैं लोकसभा के, और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। और भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में कोई अस्थिरता की संभावना दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रही, भारतवर्ष की कुंडली के आधार पर भी। ये बात सही है, 2027 के बाद मोदी जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या मोदी जी को कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है कि वो अपना पद छोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन आगे आता है, लेकिन 2027 का चुनाव अभी योगी ही कराएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी फिर भारी बहुमत से जीत के आएगी उत्तर प्रदेश में, वो योगी जी के नेतृत्व। तो क्या योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री का योग है? योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग अभी 2028 तक तो बिल्कुल भी नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद उनके योग बनते हैं, तब तक उनकी जन्मपत्री के अनुसार जो 7.5 चल रही है वो उतार पर होगी, और उसका उनको शनि के राजनीतिक रूप से उनको फल मिल सकता है। क्या योगी जी को कोई ऐसा उपाय करा लेना चाहिए इससे कि उनके पास जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाए? योगी जी पे कोई समस्या नहीं है। योगी जी शानदार तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, हाँ। और कानून व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी बना के रखी है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा वो योगी आदित्यनाथ ही है। तो क्या हम मान सकते हैं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश और देश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेगी? देखिए, देश की जनता ने उत्तर प्रदेश से कई प्रधानमंत्री देखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, कई प्रधानमंत्री देखे, लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे ही 2029 में अगर मोदी जी डाउन होने की स्थिति बनती है और योगी आदित्यनाथ के सितारे उज्जवल हैं, और आगे मैं बिल्कुल कह सकता हूं दावे से कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, दतिया की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनकी कुंडली में क्या अगला विधायक बनना लिखा है? नरोत्तम मिश्रा जी की नरोत्तम मिश्रा की जन्मपत्री में, उनके भाग्य में, उनकी कर्म में बहुत कुछ राजयोग लिखा है, जो उन्होंने पाया भी है। नरोत्तम मिश्रा जी ने, उनके भाग्य में इतनी ऊंचाइयां थी, जमीन से उठ के यहाँ तक पहुंचे, लेकिन कुछ योग उनके ऐसे बने कि बहुत कुछ करने के बाद भी उनको विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के राजनीतिक जीवन में आगे बहुत ऊंचाइयां हैं, और वो अगला विधानसभा चुनाव फिर जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, और उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है। अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने जितना समय निकाला है, उनकी राशि के अनुसार जो समय था उनका, वो लगभग निकल गया, और उनका समय अच्छा है। तो अगले मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो सरकार बनेगी वो भाजपा की बनेगी, वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे नरोत्तम मिश्रा। बिल्कुल बनेंगे। तो नरोत्तम मिश्रा जी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है, अब देखते हैं इसमें सच्चाई क्या है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी 2027 में तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश के, उसके आगे देखा जाए, अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी इस समय संघर्ष का दौर चल रहा है, और संघर्ष के दौर में ये इनकी पार्टी को समेट के रखना ही इनके लिए बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव की पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगला सवाल करना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में मुझे यहाँ तक लगता है, जो मेरी गणना है उसके अनुसार एनडीए गवर्नमेंट बनेगी, और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर सरकार बनाएंगे, और अमित शाह जी जो राजनीति के आधुनिक चाणक्य माने जाते हैं, वो जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनाएंगे, और हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। इस बार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल लगता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी खेमे से निकल के बनेगा। तो व्यक्ति आपसे कैसे जुड़ सकता है, कि आप कैसे मतलब व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली को लिखेंगे? ऑनलाइन आपसे संपर्क साधा जा सकता है, या फिर आपको मिलने का समय किस प्रकार का रहता है? देखिए, मैं पहले से अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स हो जाता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन, बिल्कुल सही भविष्यवाणी तभी होती है जब व्यक्ति की जन्म का समय, तारीख, स्थान, सन, माह, दिनांक सही हो, और उसके बाद में जन्म पत्री बनाते हैं, देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, बताते हैं,
और व्यक्ति की अगर जन्म की तारीख, समय, स्थान नहीं मालूम, तो उनके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्न कुंडली बनाती हैं। हस्तरेखा से भी एक अंदाज होता है, लेकिन सही प्रेडिक्शन जन्म पत्रिका के आधार पर। एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे, ये मुझे लगता है तीखा सवाल है। आपने दूसरों का भविष्य आप तैयार करते हैं, आपने अपना भविष्य तैयार किया है अगले 20 साल का? देखिए, कोई भी डॉक्टर हो वो ये जानता है कि मुझे वर्तमान में कैसा हूँ, कितना स्वस्थ हूँ, कितना बीमार हूँ, या उसका इलाज मैं कर रहा हूँ। ये तो एक बात हो गई बताने की। जब मैं दूसरों का भविष्य देखता हूँ तो मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। कोई प्रकांड विद्वान में अपने आप को मानता नहीं हूँ। जी। मैंने भी अपनी कुंडली देखी है जब से मुझे ज्योतिष का ज्ञान हुआ है, और लगभग 20 साल हो गए मुझे ज्योतिष के क्षेत्र। तो जो जो मेरे साथ में घटित होता है तो सब मुझे उसका पूर्वानुमान पहले से होता है, और मेरी अपनी और जिंदगी में देखता हूँ उनका 90% तक मैं भविष्य बता देता हूँ। मुझे भी मालूम कब कब मेरे साथ में अच्छा होगा या कब मेरे साथ में खराब होगा, अच्छा समय कौन सा है, बुरा समय कौन सा है, लगभग मेरी कितनी आएगी, ये सब मुझे भी मालूम है। देखिए, जिसका सृजन हुआ उसका विसर्जन भी होना है, ये तो दिमाग में रखना चाहिए आदमी को। अमर होके कोई नहीं है। जो भगवान के अवतार बन के भी आए थे पुरुष, जी। राम कृष्ण, उनको भी इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा संसार से। मनुष्य योनि कर्म योनि है। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि कोई कर्म योनि माने। आप कर्म करते चलिए, वैसा आपका भाग्य बनता चलेगा। ईश्वर ने 84 लाख योनि में मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि, वाणी, विवेक सब दिया है। आपको हंसने का, आपको रोने का, आपको बोलने का, अच्छा बोलने का, बुरा बोलने का, अच्छा कर्म करने का, बुरा कर्म करने का, सब आपको मौका दिया है। और ये मौका किसी अन्य योनि में नहीं है। कोई पेड़ नहीं ये कर सकता, कोई पशु पक्षी ये नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये सबके अपने अपने भाग्य होते हैं। वृक्षों के भी भाग्य होते हैं। एक वृक्ष की लकड़ी मंदिर का दरवाजा बनती है, एक वृक्ष की लकड़ी व्यक्ति की अंतिम क्रिया में काम आती है। एक मार्बल, खदान में से निकला हुआ मार्बल बाथरूम में लगता है, एक मार्बल जीने पर लगता है, हजारों लोग निकलते हैं उसके ऊपर। एक वही मार्बल से भगवान की मूर्ति बनती है जो पूजा जाता है। तो भाग्य सबका होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तीखा सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे ग्वालियर की आर्थिक और व्यापारिक स्थिति को देखा जाए, जिस तरीके से ग्वालियर एक विकास की नगरी जानी जाती थी, आज ग्वालियर किस पायदान पर पहुंच चुका है? आर्थिक संकट से जूझ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार से जो एक समय हुआ करता था, वो अब समय खत्म होता जा रहा है। ये क्यों परिस्थिति बन रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 1982-83 तक तो ग्वालियर का विकास आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक था। बानमौर में इंडस्ट्री एरिया था, बढ़िया डेवलप था। मालमपुर में फैक्ट्रियां आ रही थी। माधव सिंधिया जी रेल मंत्री थे उस समय, वो भी अपने प्रयासों से फैक्ट्री वगैरह लगवाई उन्होंने मालमपुर में। उन्होंने रेलवे को अच्छा डेवलपमेंट किया। लेकिन बिरला जी ने, घनश्याम दास बिरला, GD बिरला, जो बिरला समूह के मालिक थे, उस समय टूटी बोलती थी, जैसे अडानी अंबानी की उस समय टाटा बिरला हुआ करते थे। बिरला जी ने, जिन्होंने भी सलाह दी हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर की स्थापना शुरू करवाई। सूर्य मंदिर उनका बना फूले के मंदिर पे, बिरला हॉस्पिटल के पास में उन्होंने सूर्य मंदिर की स्थापना करवाई। उसके बाद से बिरला जी डाउन होते चले गए, उनका साम्राज्य भी समाप्त हो गया बहुत। अब बिरला इंडस्ट्री बहुत सिमट के हो गई है, उनसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हो चुके हैं, और उनके बिरला जी के लड़के की भी अकाल मृत्यु हुई। सूर्य जन्म पत्री में जिस घर में होता है, जिस स्थान पर होता है, उस घर का नाश करता है। तो सूर्य को आपने ग्वालियर में स्थापित करके बिरला जी ने जैसे ही किया, बिरला जी की जैसी मिल, ग्वालियर रेयन, स्टील फाउंड्री और सिम्को, चारों फैक्ट्री उनकी बंद हो गई। बिरला जी की फैक्ट्री बंद होने के साथ साथ ग्वालियर में मालनपुर और बानमौर जो औद्योगिक घराना है, ये भी लगभग खत्म हो गया। बानमौर में केवल जेके टायर फैक्ट्री है, मालनपुर में 1-2 फैक्ट्री चल रही है, ज्यादा फैक्ट्री चल भी नहीं रही। और चूंकि ग्वालियर शनि का क्षेत्र है, ग्वालियर के 20 किलोमीटर बाद शनि का स्थान है, बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है, महाभारत काल का। और जहाँ शनि होता है वहां पर सूर्य मंदिर नहीं होना चाहिए। बिरला जी ने बहुत बड़ी गलती की, सूर्य मंदिर बना दी। सूर्य मंदिर बनने के बाद से ग्वालियर का एक तरह से आर्थिक स्थिति खराब होती गई, औद्योगिक घराने मिटते गए। ग्वालियर में जो करोड़ों रुपए सैलरी आती थी, जेसी मिल में, स्टील फाउंड्री में, रेल में काम करने वालों की, कम से कम 20-25 हजार लोग काम करते थे। ग्वालियर उपनगर भुखमरी का शिकार हो गए। और कोणार्क में भी सूर्य मंदिर बना हुआ उड़ीसा में, वहां देखिए वहां भी विकास नहीं होगा। और सूर्य मंदिर यहाँ बनाया, उसके बाद ग्वालियर एकदम डाउन होता चला गया। इतनी सरकारें आई, इतने नेता रहे, लेकिन ग्वालियर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कुछ पंडितों ने, विद्वानों ने ये सलाह दी कि ग्वालियर में मंदिर बनाया जाए महालक्ष्मी का,
तो महालक्ष्मी के मंदिर बनने से लक्ष्मी की कृपा होगी और ग्वालियर की खुशहाली लौटेगी। तो 84 के पास हनुमान जी मंदिर के पास में महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना हुई। काफी अच्छा मंदिर बनाया गया है 2 साल पहले, लेकिन 2 साल बाद भी ग्वालियर की आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं है, गिर रही है और व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक संकट बने हुए हैं। सूर्य मंदिर बनने के बाद ग्वालियर का आर्थिक स्तर डाउन होता चला। कहीं ना कहीं जो ग्वालियर का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है उसका कारण सूर्य मंदिर को मानते हैं। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे, ग्वालियर में जो गोली का मंदिर है उसके पास में हॉस्पिटल बनने जा रहा था लगभग 5 से 8 बीघा जमीन में, उसमें क्या वास्तु दोष लगा हुआ है ऐसा लगता है? देखिए, जन्म पत्र ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष की कई शाखाएं हैं। हस्तरेखा है, सामुद्रिक विज्ञान है, शरीर की संरचना से बताते हैं, जन्म पत्रिका है, प्रश्न कुंडली है, स्वप्न शास्त्र है। ऐसे ही एक है ज्योतिष का अंग वास्तु शास्त्र। जिस स्थान का वास्तु अगर सही नहीं होगा तो वो ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, उसमें आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा, परेशान रहेगा, बीमार रहेगा। किसी भी व्यक्ति के घर के वास्तु में अगर किचन का वास्तु सही नहीं है तो घर में काम करने वाली महिला यानी गृहिणी, धर्मपत्नी बीमार बनी रहेगी। ऐसे ही घर में यदि मंदिर सही स्थान पर नहीं होगा, वास्तु खराब होगा, तो मंदिर की पूजा का फल नहीं मिलेगा। आपने जो सवाल उठाया गोले के मंदिर की जमीन का, गोले के मंदिर तिराहे पर, चौराहे पर जो जमीन है वो जमीन का एक तो वास्तु बिल्कुल सही नहीं है। जमीन स्क्वायर में नहीं है, चौकोर में नहीं है, कटी पटी तिकोने में। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, उस जमीन पर जब माधवराव जी सिंधिया रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से कहकर 1983 में, 1985 में यहाँ पर कुवैत सरकार, कुवैत देश और भारत के द्वारा एक यहाँ पर 700 बेड का हॉस्पिटल बनाने की योजना थी। कुवैत बाद में इराक ईरान का युद्ध हो गया, उसमें कुवैत भी शामिल हो गया, तो वो वहां पर सरकार चेंज हो गई। इधर राजीव गांधी खत्म हो गए तो वो योजना स्थगित हो गई। फिर उसके बाद में माधवराव जी सिंधिया ने प्रयास करके इनके हॉटलाइन कंपनी के मालिक अग्रवाल जी को तैयार किया कि आप यहाँ पर मार्क हॉस्पिटल बनाइए। तो हॉटलाइन कंपनी के मालिक ने जैसी ही जमीन का टेक ओवर अपने हाथ में लिया, बनाना शुरू किया, उन्होंने शादी रेखा अभिनेत्री से की थी, जो एक्ट्रेस रेखा। उनका रेखा से जो भी विवाद रहा हो, उन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से वो हॉटलाइन कंपनी यहाँ से बिल्कुल उसकी योजना फेल हो गई, तो वो हॉस्पिटल बनना बंद हो गया। उसके बाद जो तरह से माधवराव सिंधिया जी भी खत्म हो गए। आप देखिए इसमें जो जो बनाने वाले थे वो सब खत्म होते चले गए। राजीव गांधी खत्म हो गए, माधवराव सिंधिया खत्म हो गए, कुवैत की सरकार चली गई। उसके बाद में फिर वो अग्रवाल चले गए। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एस्कॉर्ट कंपनी से, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल वालों से बात, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल वालों ने यहाँ पर हार्ट को हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की। उसके बाद में वो योजना कैंसिल हो गई। इसके बाद में नगर निगम ग्वालियर ने यहाँ पर गौशाला बनाई। गौशाला की कुछ समय चली तो गौशाला बंद हो। अब जाके पिछले 2 साल से जगह पड़ी हुई थी, क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उनका एक छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ आरोग्य धाम के नाम से सिटी सेंटर में, तो उन्होंने आरएसएस ने उस जमीन को अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने जमीन आरएसएस को दे दी है और आरएसएस यहाँ पर आरोग्य धाम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काफी बड़े स्तर का बनाने जा रहा है, करीब 1000 बेड से ऊपर का। इसका बाकायदा विधिवत शिलान्यास हुआ मार्च में। मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, शिवराज सिंधिया आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, सब आया। लेकिन चूंकि इस जगह का वास्तु खराब है, इसलिए मैंने अखबार में दिया भी था इंटरव्यू अपना, मेरा छपा भी था उसी समय। जब तक इस जगह का वास्तु सही नहीं होगा, इस पर निर्माण सफल नहीं हो पाएगा। वास्तु शांत किया जाए, विधिवत पूजा पाठ करके, हवन करके, उसके बाद नक्शा बनाया जाए, उन नक्शे को भी वास्तु के अनुसार बनाया जाए। जब नक्शा वास्तु के अनुसार बनेगा तब शिलान्यास होगा, तो लगातार निर्माण कार्य होगा, तब जाके यहाँ पर कुछ योजना सफल हो सकती है। अन्यथा ये स्थिति ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। सरकार, संगठन, नेताओं को ये होश ही नहीं है कि इस जमीन पर अभी तक कोई विकास कार्य, कोई निर्माण, कोई जनहित का काम क्यों नहीं हो पाया। 1982 से लेके 2025 चल रहा है, इतने साल हो गए, 45 साल हो गए। 45 साल से वो जगह शहर के बीच में है, बहुत अच्छे काम आ सकती है, सब कुछ सरकार कराती है, सरकार को इसका वास्तु भी ठीक कराना चाहिए। बिल्कुल। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ अखिल भारतीय भविष्य मंथन के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र गुरु जी हमारे साथ बने हुए हैं। समूचे देश के किसानों का एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से गाय माता की जो दुर्दशा पूरे देश में देखी जा रही है, इस तरीके से देखा जाए देश में गौ माता
का जो दर्जा था वो कहीं ना कहीं एक ईश्वर का रूप था। गौ माता हिंदू धर्म में पाली जाती है, उसकी पूजा की जाती है, आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या उनकी कुंडली में भी कोई राहु केतु बैठा हुआ है? कब तक उनको इस प्रकार की सजा भुगतना पड़ेगी भाजपा सरकार में? देखिए राहु केतु तो नहीं, लेकिन ये बात सही है कि जीव जंतुओं का भी भविष्य होता है। एक कुत्ता रोड पे घूमता है हमारा, और एक कुत्ता कार में एसी में घूमता है मैम साहब की गोदी में। जी। गाय गाय माता आपको मुख्यमंत्री निवास में मिल जाएगी, प्रधानमंत्री निवास में मिल जाएगी, पूरी सेवा हो रही होगी। लालू यादव ने तो खाए होगी, वहां पे गौशाला बनाई है, मुख्यमंत्री थे, एसी लगाए थे। तो वो भी गाय होती है, और गाय ऐसी भी होती है रोड पर पॉलीथीन खा रही है, पॉलीथीन से आगे मर भी रही है, किलो के किलो पॉलीथीन निकलती है। अब चूंकि गायों के लिए सरकार को पुनर्वास करना चाहिए, सरकार पूरा जितना ध्यान देना चाहिए उतना देती नहीं है। तो गायों की गौशाला में गायों को शिफ्ट करना चाहिए, इनके बड़े आश्रय स्थल बनाना चाहिए, वो न बनाते नहीं है। इसके अलावा आप देखिए जैसे राष्ट्रीय पशु पक्षी मोर है, तो गाय को गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए, गौ माता के रूप में देखना चाहिए। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, हिंदू धर्म में पूजनीय है गाय। और जब गाय पूजनीय है, गाय की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग गायों का दूध निकाल के उसको छोड़ देते हैं बाहर चरने के लिए, मरने के लिए। आवारा बोला जाता है, लावारिस बोला जाता है। अब वो स्थिति हुई है, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर में रखने में उनको दिक्कत आती है, अनाथालय में छोड़े जाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़े जाते हैं, आफत लगती है, बोझ लगती है। ऐसे लोगों को अब जानवर भी बोझ लगते हैं किसानों को, तो फसलों को चौपट कर दें, उनके रोकने के लिए बाढ़ लगा देते हैं। चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। जैसा मौका उनको अभी मिला है, ऐसा मौका उनको आगे शायद कभी मिले नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, सनातन की सरकार कहती है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें, गाय का सम्मान बनाने के लिए, गौ माता को संरक्षण देने के लिए हर जिले में, हर तहसील में हिंदुस्तान के गौशाला बनाई जाए, बड़े विशाल स्तर पर ऐसे पशु रखे जाएं जो दूध देने के साथ में जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो अनुपयोगी हो चुके हैं, उनको कटने की जगह पर उनका शेष जीवन अच्छे से गुजरे, उनको आश्रय स्थल बनाना चाहिए, शेल्टर हाउस बनाना। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर तमाम सवालों को लेकर आज हमारे साथ अखिल भारतीय भविष्य मंथन के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य सत्येंद्र गुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें डीलिट की उपाधि है और जिन्हें तमाम भारत के मंचों पर सम्मानित किया जा सका है, जिनकी ज्योतिष समूचे ग्वालियर चंबल अंचल में सम्मान किया जाता है। आज तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की और तमाम राजनेताओं के भविष्य पर भी हमारी चर्चा हुई है। आपकी जन अदालत के इन सवालों के दौरान जो भी आपके प्रश्न बने हों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हम अगले एपिसोड में, अगले इंटरव्यू में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए और इस पॉडकास्ट को लेकर आपका क्या कहना है हमें अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।